नेटो समिट 2026 जो है इसके 5 इंपॉर्टेंट जो है वो टेक अवेज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि भाई जो 2026 का भी नेटो समिट जो है वो हुआ है उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट जो है वो बातचीत की गई है। क्योंकि नेटो समिट जो है उन समिट्स में से एक है जो कि बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनका बहुत ज्यादा गहरा असर होता है इंटरनेशनल जो है वो पॉलिटिक्स के ऊपर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये अंकारा टर्की के अंदर हुआ। इस बार टर्की ने जो है वो इसे होस्ट किया और कब होस्ट किया, 8 और 9 जुलाई 2026 को जो है टर्की ने इसे होस्ट किया। नेटो के अंदर 32 ममालिक जो है वो शामिल हैं, तो 32 ममालिक वहां पे मौजूद थे, साथ में दूसरे जो डेलीगेशंस थे कंट्रीज से वो भी वहां पे मौजूद थे। इसके अलावा इसे होस्ट करने वाले कौन थे? रजत तैयब एर्दोगान साहब जो है टर्की के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने जो है वो इसे होस्ट किया। और अब अगर हम बात करें कि इसके 5 इंपॉर्टेंट जो है वो टेक अवेज क्या है, क्या डिस्कशंस वहां पे हुई हैं बेसिकली कि भाई क्या जो है वो नेटो डिसाइड करने जा रहा है फ्यूचर के लिए। तो सबसे पहले वहां पे बात हुई है जी डिफेंस स्पेंडिंग की। ठीक है, डिफेंस स्पेंडिंग को लेके ट्रंप साहब ने वहां पे बातचीत की और गिला किया कि भाई आपको मैं हर बार कहता हूं कि हमें 2030 तक जो है वो अपनी डिफेंस स्पेंडिंग्स को यानी जीडीपी का 3% हमें नेटो को देना है, लेकिन आप इसके बावजूद मेरी बात नहीं मान रहे। क्योंकि इस टाइम पे अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 2% जो है वो सारे कंट्रीज जो है पे कर रहे हैं। 5 ममालिक ऐसे हैं जो अपने जीडीपी का जो है 2.5% तक जो है वो पे कर रहे हैं, सिवाय अमेरिका के जो कि 3.17% जो है वो नेटो का पे कर रहे हैं उसके डिफेंस के लिए। तो सबसे ज्यादा जो है वो ट्रंप साहब ने कहा कि हम पे कर रहे हैं लेकिन आप हमारी ही मदद जो है वॉर्स के अंदर नहीं करते, इसलिए सबको जो है वो बढ़ाना पड़ेगा अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई हमें अपनी मिलिट्रीज को जो है वो तैयार रखना है। जाहिर बात है हालात ही जो है वो ऐसे हैं कि भाई यूक्रेन की वॉर है, मिडिल ईस्ट के अंदर है, तो इसके ऊपर जो है बातचीत हुई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि भाई यूरोपियन सिक्योरिटी या नेटो की सिक्योरिटी तभी होगी जब 2030 तक हर मुल्क जो है वो अपनी जीडीपी का 3% जो है वो डिफेंस के लिए रखेगा, नेटो के डिफेंस के लिए रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे जो बातचीत हुई है जी वो क्या हुई है, वो यहां पे बातचीत हुई है यूक्रेन की सपोर्ट की। क्योंकि यूक्रेन जो है आपको पता है ज़ेलेंस्की साहब हर जगह जो है वो पहुंचे होते हैं और इसी तरह यहां पे भी ज़ेलेंस्की साहब पहुंचे हुए थे और कहीं ना कहीं से वो जहां पे भी आते हैं कुछ ना कुछ लेके जरूर जाते हैं। तो ज़ेलेंस्की साहब को यहां पे जो है वो सपोर्ट मिली है अच्छी खासी और एक नया प्लेज जो है वो नेटो कंट्रीज ने किया कि हम $80 बिलियन जो है वो मजीद जो है वो यूक्रेन को देंगे रशिया के अगेंस्ट में। अब जरा इस बात को समझिएगा, देखिए प्रॉब्लम कुछ यूं है कि इस टाइम पे एक साइड पे यूक्रेन है, एक साइड पे रशिया है। रशिया एक अकेला मुल्क है जबकि यूक्रेन जो है उसके पीछे 32 कंट्रीज खड़े हुए हैं। क्यों? कि ये उनकी सिक्योरिटी है, यूक्रेन उनका बफर जोन है रशिया से उन्हें बचाने के लिए। सो उनके दिमाग में यही है कि भाई अगर हम 32 मुल्क मिलके जो है वो एक रशिया को शिकस्त नहीं दे सकते तो इसका मतलब यह है कि रशिया हमें फिर तो कभी नहीं छोड़ेगा अगर हम ये वॉर हार जाते हैं। समझ रहे हैं ना? और एक्चुअली में भी ऐसा ही है कि अगर 32 मुल्क मिलके जो है वो शिकस्त नहीं दे सकते अकेले रशिया को। सो इसलिए ये हर बार स्पेंडिंग्स बढ़ा रहे हैं और उसके साथ जो है कमिटमेंट कर रहे हैं। दूसरी कमिटमेंट ये की है कि जो पेट्रियट का सिस्टम था जो लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि G7 के अंदर भी ये बात की गई है कि भाई जो पेट्रियट सिस्टम है वो लोकली यूक्रेन को बनाने की इजाजत दी जाए, अमेरिका जो बनाता है तो उसकी जो है परमिशन दी गई है कि ठीक है आप पेट्रियट सिस्टम जो है वो बनाएं और जो उसकी टेक्निकलिटीज हैं उनको दूर किया जाएगा। इसके अलावा ड्रोन की डील जो है वो उसके ऊपर बातचीत हुई है क्योंकि अब जो है यूक्रेन का ज्यादा फोकस ड्रोन्स के ऊपर है जो दूर जाके रशिया में गिरते हैं और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे आपने लास्ट मंथ देखा कि रशिया के अंदर ऑयल रिफाइनरी जो है उसको तबाह किया गया ड्रोन्स को जो है वो इस्तेमाल करके। ठीक है, तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्राइमरी जो है नेटो के अंदर वो क्या है, वो यूक्रेन ही है। बेसिकली नेटो अगर थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी देखेंगे, जब 1949 के अंदर इसको बनाया गया था तो तब भी इसका प्राइमरी पर्पस यही था कि सोवियत यूनियन जो है उसको रोका जाए कोल्ड वॉर के टाइम पे, इसीलिए नेटो को बनाया गया था। तो अब वहीं पे हम ये देख रहे हैं रशिया है और दूसरी साइड पे जो है वो नेटो फोर्सेस खड़ी हैं। नेक्स्ट यहां पे बातचीत हुई है जी, ट्रंप साहब ने फिर से वही ग्रीनलैंड का मुद्दा जो है वो यहां पे छेड़ा है और कहा है कि ग्रीनलैंड जो है वो हम चाहते हैं कि हमारे पास हो और ये हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बताया कि भाई रशिया की जो सबमरीन्स हैं वो हमारे पानियों में खड़ी हैं तो हम उन्हें वहां पे तबाह नहीं कर सकते, उससे हमें नुकसान होगा। तो हम अगर ग्रीनलैंड एक्वायर करते हैं तो हम रशिया को भी और चाइना को भी जो है वो रोकेंगे। लेकिन दूसरी साइड पे डच प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने ये कहा कि भाई ये ग्रीनलैंड है नॉट फॉर सेल है, ये वहां के लोगों की मर्जी है क्योंकि इसे चूज करते हैं और लोग हमें चूज कर चुके हैं, इसलिए उसके ऊपर बात नहीं होगी। वहीं पे ट्रंप साहब ने जो है वो स्पेन को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि भाई तुम कैसे जो है वो नेटो के अजीब और गरीबी मेंबर हो।
ठीक है, कि भाई तुम कैसे मेंबर हो कि तुमसे मैंने ईरान के मिसाइल सिस्टम उसके ऊपर जो है वो अटैक करने के लिए अड्डे मांगे, तुमने नहीं दिए। ठीक है, तो उसे आड़े हाथों लिया और कहा कि हम कोई ट्रेड जो है अब स्पेन के साथ नहीं करेंगे। दूसरा, उन्होंने यूके को भी इसी तरह से आड़े हाथों लिया, उन्होंने कहा भाई यूके जो है इससे भी हमने अड्डे मांगे। अब गो के सबसे बड़ा डिफेंस स्पेंडिंग जो है वो 3.17% अमेरिका की है नेटो के अंदर, लेकिन बावजूद इसके जो है मैं आपके डिफेंस को तो देखता हूं, यूरोपियंस का डिफेंस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मेरी वॉर्स आपकी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? आप लोग मुझे अड्डे ही नहीं दे रहे ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए। बात तो ऐसे लॉजिकल की है, लेकिन उन्हें पता है कि फिर ईरान उनके पीछे पड़ जाएगा। तो इसलिए यूके के जो प्राइम मिनिस्टर थे स्टीमर साहब, उन्होंने कहा भाई हम इस जंग में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि ये अमेरिका की डायरेक्ट वॉर नहीं है। लेकिन इससे ये अंदाजा हमें हो रहा है कि हर अगले साल जो है वो नेटो और अमेरिका जो है वो दूर होते जा रहे हैं, और यानी यूरोप और अमेरिका आप ये कह लें दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है वो उन्होंने गिला शिकवा यहाँ पे किया। इसके अलावा मिडिल ईस्ट और जो सिक्योरिटी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की, या मेरीटाइम सिक्योरिटी जो है समंदर के अंदर की, उसके ऊपर बातचीत की गई है। और दोबारा से आपने देखा जब वॉर रिज्यूम हुई है अभी ईरान की और अमेरिका की, तो वो उस टाइम पे 8 तारीख को यानी कि वही नेटो समिट के अंदर ही मौजूद थे ट्रंप साहब, जब उन्होंने जो है वो दोबारा से अलाउ किया कि भाई हमारा जो टेम्परेरी इनके साथ सीज फायर की डील थी वो एंड हो गई है, आप इनके ऊपर अटैक करें। उसके बाद से आपने देखा 80 अटैक जो है वो एक दिन किए, 90 अटैक्स एक दिन किए। आगे से ईरान ने भी रिटेलिएशन में बहरीन पे, कतर पे, कुवैत पे जो है वहां पे अटैक किए हैं, और अब ये सिलसिला फिर से जो है वो हम ये देख रहे हैं जारी है। तो इसके ऊपर बातचीत की गई कि किस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खुला जाए, और साथ में उन्होंने ये बताया कि ईरान सबसे बड़ा थ्रेट है, आपको मेरे साथ मिलकर उसे काउंटर करना चाहिए। तो आप शुक्र करें ईरान ने एटम बम बनाया हुआ नहीं है, अगर बनाया होता तो उसने तो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना था। तो ये ट्रंप साहब ने वहां पे जो है ये बातचीत की है। ठीक है, इसके अलावा एट दी एंड जो है यहाँ पे बातचीत हुई है जी नेटो को क्या चैलेंजेस हैं और उसकी यूनिटी की बातचीत की गई, क्योंकि जब ट्रंप साहब से पूछा गया कि आप क्या नेटो कंट्रीज के साथ खड़े हैं उनके मुश्किल वक्त में, उन्होंने कहा हाँ भाई हम खड़े हैं। जाहिर बात है पैट्रियट का सिस्टम यूक्रेन को वो दे रहे हैं, बाकी उन्होंने 80 बिलियन का जो प्लेज किया वो भी वहीं पे है। तो इससे अंदाजा हो रहा है कि भाई वो सीरियस तो हैं, लेकिन बीच में दरारें मौजूद हैं नेटो के और अमेरिका के बीच में। ठीक है, इसीलिए यूरोपियंस जो है वो अपने डिफेंस को अब अमेरिका से हट के भी देख रहे हैं और अपने आप को अलग से प्रिपेयर भी कर रहे हैं। तो ये जो है वो नेटो के अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई है। और यहाँ पे क्योंकि नेटो के जो सेक्रेटरी साहब हैं, ठीक है, उनके बीच में और ट्रंप के बीच में थोड़ा गर्मा गर्मी भी हुई, तो कहा गया कि भाई वो भी शायद जो है वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।